ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम कल कहानी पढ़ रहे थे कि 36 एटीपी कैसे बनते हैं, है ना। 36 एटीपी मेनली यूकैरियोट्स में बनते हैं, पहली बात तो। और वो जो 36 एटीपी यूकैरियोट्स में बनते हैं, प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई कहानी है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो सब कुछ कहाँ हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में सटल सिस्टम नहीं होते हैं। तो कल हमने लिखा भी था कि जब 36 एटीपी बनते हैं तो वो बनते हैं यूकैरियोट्स में, पहली बात। फर्स्ट तो ये हो गया। प्रोकैरियोट्स में तो 30 80 बनेंगे। वो 36 जो बनते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं यूकैरियोट्स में? वाया, अगर यहाँ पे कौन, जो टू सटल सिस्टम्स थे इन्वॉल्व होते हैं, तो टू सटल सिस्टम जहां से भी नहीं आए प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है। हमें पता है यूकैरियोट्स के पास में दो सटल सिस्टम होते हैं। एक हमने कल डिस्कस किया था, एक कौन सा था? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल, यही था ना, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल। एक तो ये होता है, एक दूसरा था, सेकेंड वाज मैलेट एस्पार्टेट सटल। मैलेट एस्पार्टेट सटल, ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट वाला जो सटल है, दिस इज मोर कॉमन, ये जो है, ठीक है। मोर कॉमन तो होता है ये वाला, लेकिन मोर एफिशिएंट जो होता है वो ये होता है, मोर एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी इससे मिलती है। दिस सटल गिव्स 38 एटीपी on complete oxidation of one glucose molecule, this one। दूसरा जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल, दिस गिव्स 36 एटीपी on complete oxidation of one glucose molecule। ये जो है ये सब में प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है ये, चाहे वो आपके प्लांट सेल्स हो, चाहे वो आपके एनिमल सेल्स हो, चाहे वो आपके फंगल सेल्स हो, प्लांट्स एंड एनिमल, सब में यही होता है। ये वाला जो है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमारी बॉडी की जो भी सेल्स हैं उनको यही ऑपरेट करेगा। ये जो है मैलेट, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ये कहां कहां पर प्रेजेंट होता है? सब में नहीं होता है तो यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के लिवर सेल्स में, हार्ट सेल्स में एंड किडनी में प्रेजेंट होता है, किडनी सेल्स में। तो ये वाला तो इन तीन सेल्स को ऑपरेट करता है, दिस ऑपरेट्स, ठीक है, किस किस को? इनको, इसको और इसको, ठीक है। बाकी जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल है, ये इट ऑपरेट्स, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स को ऑपरेट करता है। और 36, यहां तक समझ में, यहां तक तो हमने कल भी पढ़ लिया था, है ना। अब हमें पढ़ना है 36 कैसे होंगे और ये कैसे होंगे। हमें जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, जो रिडक्टेज एंजाइम बनते हैं, वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जा सकते, उनको ये पास करवाता है, ठीक है, ये। और ये जब पास करवाता है ना, तो ये FAD बनाता है, यानी कि उसके एक हाइड्रोजन को ये यूज कर लेता है। तो इस केस में जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइटिक NADH2 का, ये सारा पॉइंट मैं कल लिखवा चुकी थी, इसलिए मैं आप नोट नहीं करवाऊंगी, कि साइटोप्लाज्म में जो NADH2 का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, दे डायरेक्टली कांट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनफैक्ट दे नीड टू एनी सटल, और वो सटल का नाम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। एनसीईआरटी की बुक में आपको पूरा डिटेल इसका बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहले ही बता रही हूँ, बस जो क्वेश्चंस आते हैं हमें वो पढ़ना है। एनसीईआरटी में इन दोनों सटल का नाम दे रखा है, पर ये कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, वो सब नहीं है, और वो आपको जानना भी नहीं है, कैसे करते हैं वो भी नहीं जानना है, बस इतना तो जानना है कि कैसे उस एक NADH2 से 3 एटीपी की जगह पर 2 एटीपी बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक वाले सटल की कहानी। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है यहां से आपको। फर्स्ट इज, हाँ या ना, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल।
बता देना मुझे, ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो। ये जो शटल है ये कैसे करेगा, हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइटिक ग्लाइकोलाइटिक NADH2 एंटर करते हैं वो इसके थ्रू करते हैं, ये क्रॉस कराता है, इट क्रॉसेस ग्लाइकोलाइटिक NADH2 फ्रॉम, कहां से, साइटोप्लाज्म से कहां तक, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि एनर्जी तो वहीं जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में थ्रू ऑक्सीसोम, है ना। देखिएगा, हमें पता है ये साइटोप्लाज्म है, ऐसे हम बना लेते हैं इसके लिए, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर है यहां पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, फिर है यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहां पर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऐसे ही तो होता है ना। यहाँ पे चल रही है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे दिस इज गोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, और एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ होता है ना। कैसे होगा, साइटोप्लाज्म में आपको याद है क्या बना, एक NADH2 बना, ये NADH2 साइटोप्लाज्म में बना है, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, एंड इट कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसे एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, इसे कैरियर की जरूरत पड़ेगी। वो कैरियर कौन होगा, वो कैरियर होगा यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आया समझ में, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करेगा, देखिएगा, ये जो NADH2 है दिस वन, ये अपने हाइड्रोजन को, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से रिलीज होनी है ना, ये यहाँ पर खुद को क्या करा लेगा, ऑक्सीडाइज करा लेगा, और ये आ गया इसमें NAD स्टेट में, ये वापस से रिड्यूस होने के लिए लगातार चलता रहेगा साइटोप्लाज्म में, ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। अब ये जो रिड्यूस स्टेट है ये यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगी, ये पहुंचेगी इसके थ्रू, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करेगा इसके थ्रू, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, जैसे ही इसको इसकी रिड्यूस स्टेट मिलेगी, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये पूरा इसी के अंदर लिखिएगा आप, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, क्योंकि इसी के थ्रू ये NADH2 वहां पर एंटर करेगा। आया समझ में, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डायरेक्टली एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये डायरेक्टली जब एंटर कर जाएगा किसके अंदर में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो उसको कौन मिलेगा, ये अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है किसको दे देगा, जो उसको कहां से मिली है, यहाँ NADH2 से मिली है, ये दे देगा माइटोकॉन्ड्रियल में, इसको मिलेगा FAD, ठीक है, FAD, और ये FAD को क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर ये FAD जो है रिड्यूस हो जाएगा तो ये फिर से कैसे वाली स्टेट में आ जाएगा, FADH2, और ये FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स 2 के साथ में ज्वाइन करेगा और अपनी एनर्जी को इसमें रिलीज कर देगा, और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, FAD में, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, वो दो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसके थ्रू, और इस तरह से वापस से यहाँ पर जब ये इस FAD में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो अब ये FAD वापस से कहां पर आ जाएगा, ये सेम, ये तो फिर से पड़ा है यहाँ पर, और ये खुद को अपने एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स को देने के बाद में फिर से कहां आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये कहां जाएगा, फिर से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म में आकर के ये फिर से क्या बना देगा, यही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये अपनी जो एनर्जी होती है उसको FAD को ट्रांसफर करता है, ना कि NADH2 को, तो इसीलिए यहां पर ये जो NADH2 है, ग्लाइकोलाइटिक NADH2, ये डायरेक्टली क्या एंटर नहीं करता है, वैसे तो हमें पता है कि 1 NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहां तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ है ना,
तो इसीलिए यहां पर जो ग्लाइको, ये दिख रहा है ये वाला मार्कर बेटा आपको, ग्लाइकोलाइटिक NADH2 जो होता है इसका, ये वाला जो ग्लाइकोलाइटिक NADH2 है ना, दिस जनरली प्रोड्यूस 2 ATP। कितने बनाता है? 2 ATP। एक बार एक इसका यहां यूज हो गया, जब दूसरा NADH2 आएगा फिर से यूज हो जाएगा। तो इस तरह से जो दो NADH2 बनते हैं उनसे बननी तो चाहिए थी कितनी, 6 ATP, लेकिन उनसे बनती कितनी है टोटल, 4 ATP। कितनी बनती है, 4 ATP। 2 ATP एक से बनेगी, एक से 1 NADH2 से, है ना, और ऐसे ही दूसरी वाली ATP दूसरे वाले NADH से बनेगी। तो इस तरीके से टोटल कितनी बनेगी, 4 ATP। तो जब यहाँ पे जो NADH2 है एक 3 ATP की जगह पे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो इस केस में कितने ATP, वही 38 में से माइनस कर दीजिए, 2 ATP तो कम हो रही है ना, बस कितना हो गया, 36 ATP फॉर्म होती है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आई वॉन्ट योर लिसन योर वॉइस प्लीज, डोंट मैसेज मी। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस, ठीक है। तो 36 एटीपी की कहानी ऐसे होती है। 38 एटीपी कहाँ कहाँ होते हैं, जब मैलेट एस्पार्टेट जो सटल है वो 38 एटीपी बनाता है, यानी कि हमारे लिवर सेल्स, हमारे किडनी सेल्स, हमारे हार्ट सेल्स, वहां 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। बाकी के हमारे बॉडी सेल्स में 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है थ्रू दिस सटल सिस्टम। इसे नोट करिएगा, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ या इसी में बता देती हूँ मैलेट एस्पार्टेट सटल कैसे काम करता है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो 36 एटीपी है इसको मैं यहां से रब कर देती हूँ और ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 36 एटीपी बन रही है इस सटल सिस्टम के थ्रू। सेकंड जो है आपका वो है मैलेट एस्पार्टेट, हाँ बोलो। 2 एटीपी क्या है, ये 2 एटीपी 1 NADH प्लस H प्लस से जनरेट हो रही है, ये लिखा हुआ है ग्रीन मार्कर में, ठीक है। 1 NADH2 लिख लो डायरेक्टली, या H प्लस H प्लस लिख लो, ठीक है। ये देखिएगा इस सटल के थ्रू कैसे एनर्जी जनरेट होगी, अब 38 कैसे बनेंगे। वैसे तो हमें पता है, वही सेम यहाँ पे मैं इनको दोबारा से नहीं लेबलिंग कर रही हूँ। ये साइटोप्लाज्म है, ये आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। में दोबारा से लेबलिंग नहीं कर रही हूँ, बस ये हमने देखा था कौन सा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल का। दूसरा हम देख रहे हैं मैलेट एस्पार्टेट सटल का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा यहाँ पे जनरली वही सेम कहानी जो NADH2 है, जो अभी कैसे स्टेट में है, रिड्यूस स्टेट में है। ये NADH2 यहाँ तो किसको दिया, किसको, यहाँ तो वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को अपने हाइड्रोजन को देता है, और तब जाकर के वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, और तब जाकर के ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है डायरेक्टली एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और FAD को रिड्यूस स्टेट में ला करते हैं, ताकि ये जो FADH2 है ये अपने एनर्जी को डायरेक्टली किस में दे सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इस तरह से 2 ATP बनते हैं, तो 36 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ ये जो NADH2 है, यहाँ पर ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में क्या पड़े रहते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट कह सकते हैं हम, ये है यहाँ पे, ठीक है। फिर से सेम कहानी होगी, जैसे ये है, ये अपनी एनर्जी को इस ऑक्जेलो एसिटेट को दे देगा, ठीक है, और ये वापस से अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया फिर से रिड्यूस होने के लिए। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये जैसे ही इसको इससे हाइड्रोजन मिलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैलेट में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ये मैलेट है ये डायरेक्टली एंटर कर जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आ रहा है समझ में यहाँ तक, ये यहाँ पर मैलेट आ गया, ठीक है, ये मैलेट जो है यहाँ पर आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर में। अब क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर में जैसे ही मैलेट आता है, तो यहाँ पे इसको कौन मिलता है, NAD मिलता है। यहाँ पे इसको कौन मिला, ये मिला NAD, ठीक है। ये इस NAD को अपनी एनर्जी को देगा इस तरह से, और ये जो NAD है, अच्छा यहाँ पे भी वही सेम कहानी चल रही है, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन गोइंग है,
ये जो NAD है यहाँ पर जनरली ये क्या करेगी, फिर से वही NADH2 में रिड्यूस हो गई और ये NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा वाया कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, अब जो ये मैलेट है जैसे ही इससे इसके हाइड्रोजन रिलीज हुए, इसने इसको जैसे ही रिड्यूस किया वैसे ही ये जो मैलेट है ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, ये फिर से किस स्टेट में आ गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को आना तो फिर से साइटोप्लाज्म में ही है, लेकिन ये आएगा एंटीपोर्ट के थ्रू। ठीक है, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट क्या होते हैं, पता है ना। एंटी मतलब अपोजिट, है ना, यानी कि गया तो था किसी और फॉर्म में और आएगा किसी और फॉर्म में, है ना। तो ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये थ्रू एंटीपोर्ट के थ्रू आएगा यहाँ पे, और वो जो एंटीपोर्ट होगा वो कौन होगा, यानी कि ये किसमें कन्वर्ट होगा अब, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर इसको नाम बोला गया मैलेट एस्पार्टेट। तो मैलेट की कहानी तो हमने पढ़ ली, अभी अभी बची है यहाँ पर एस्पार्टेट। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया जी, ये हो गया एस्पार्टेट में। एस्पार्टेट देख लीजिएगा, ये एस्पार्टेट है, या मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देती हूँ यहाँ पे ऐसे करके, मैलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या OAA, और ये आपका एस्पार्टेट। ठीक है, ये अब ये जो एस्पार्टेट है ये एस्पार्टेट इजीली किस में आ गया, वापस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये एस्पार्टेट किस में आ गया है, ये एस्पार्टेट नाउ एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आपको सिर्फ इतना ही समझना है आपके लेवल पे। देखिए बहुत सारी कहानी है इसकी, डिटेल है कि अगर मैं बात करूंगी ना तो ये सब कैसे बन रहा है, बहुत 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 डिटेल है इसकी, पर अगर मैं उतना पढ़ाने लगी तो वो आपके काम का भी नहीं है। एक दो क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, वो उतनी ही हमने बात करी है। एनसीईआरटी में इन दोनों के नाम दे रखे हैं बस, बाकी की हिस्ट्री नहीं दे रखी है, तो वो हमने अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको आना चाहिए। सिर्फ इतना बताया है आपके लेवल पे, ये सब कैसे हो रहा है वो आप जानने की कोशिश भी मत करो। तो ये एस्पार्टेट फिर से आ गया साइटोप्लाज्म में, और ये एस्पार्टेट वापस से क्या बना देगा, फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से एक NADH2 को क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। ठीक है, फिर से क्या कराएगा उसको, यहाँ पर ये फिर से रिड्यूस होने के लिए चला जाएगा। तो यहाँ इस केस में क्योंकि इसकी जो प्रोटॉन्स थे, हाइड्रोजन जो एटम्स थे, उनको किसने गेन किया है, इसने गेन किया है, और ये फिर से खुद को ऑक्सीडाइज करवाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के। ठीक है, जब ये यहाँ पर तो रिड्यूस हुआ, फिर ये रिड्यूस होने के बाद में ऑक्सीडेशन इसका यहाँ होगा। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर जो एक NADH2 है इससे कितने ATP बन रहे हैं, यहाँ तो बने थे 2 ATP, लेकिन यहाँ तो NAD ही है ना, इससे कितने बन रहे हैं, 3 ATP। तो 2 ATP क्यों बनते हैं, क्योंकि वो अपनी जो एनर्जी है उसको FAD को देता है, ये किसको देता है, NAD को देता है। इसीलिए वहां ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में 2 ATP बनते हैं, एक NADH2 से वाया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को FAD को ट्रांसफर करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को NAD को ट्रांसफर करता है। एंड वी नो 1 NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP मॉलिक्यूल। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो टोटल ATP बनती है वो बनती है 38 ATP, और वहां जो बनती है वो 36 ATP बनती है। 38 ATP कहाँ कहाँ बनती है, लिवर सेल्स, हार्ट सेल्स, किडनी सेल्स। ज्यादा एटीपी हमें इस वाले शटल से मिलती है, मोर मैलेट एस्पार्टेट शटल से। तो इसीलिए बेटा ये वाला जो शटल सिस्टम है ये मोर एफिशिएंट शटल होता है। क्वेश्चन आता है कौन सा मोर कॉमन है, तो मोर कॉमन तो ये वाला शटल होता है, दिस इज मोर कॉमन। और मोर एफिशिएंट जो शटल है वो ये वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इससे हमें एनर्जी मिल रही है। प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई कहानी नहीं होती है, बिकॉज दीज बोथ शटल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बोलिएगा अच्छे से। मैसेज किया है, चलिए एक ही को आया, बस एक अभिषेक का मैसेज आया, बाकी तो किसी का मैसेज आया नहीं है मेरे पास में अभी तक। जानवी आया, नेहा आया, ठीक है, समझ में आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आपकी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना इसे नोट करिएगा बेटा, बहुत जल्दी से,
नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन, रब कर दूं? ओके, चलिएगा, ठीक है। अब हम बिल्कुल इसके लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से एक साइकिल गिवन है। पहले रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक पाथवे कंसीडर किया जाता था, है ना। जब हमने स्टार्टिंग क्लास पढ़ी थी तो आप में से किसी ने आंसर्स भी करे थे कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक पाथवे। लेकिन अभी, है ना, रेस्पिरेशन को जब बहुत स्टडी किया गया तब जाके पता चला कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक नहीं भाई, इट्स एन एम्फीबॉलिक पाथवे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरली क्या, इंटर रिलेशंस बिटवीन एम्फीबॉलिक पाथवे ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ ग्लूकोज ही हो। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो हमने पढ़ा था, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होते हैं, मोर एफिशिएंट होते हैं, फिर फैट्स होते हैं, फिर प्रोटीन्स होते हैं, फिर अदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, है ना। तो अब ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, आप देखेंगे इसे तो वही हमें पढ़ना है यहाँ पे। दैट इज व्हाट, इंटर रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में पढ़ रहे हैं हम, मेटाबॉलिक पाथवेज के बीच में पढ़ रहे हैं। मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ डिफरेंट, शायद नेट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया फिर से, लाइट आ गई क्या? हाँ, ठीक है। तो इंटर रिलेशंस बिटवीन मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मैं क्यों बंद नहीं किया इसको, दिख रहा है क्या बोर्ड आपको? हाँ बेटा, वो थोड़ा सा ना, क्या करूं, आपकी क्लास में आजकल प्रॉब्लम होने लगा है, पहले सब सही था। हाँ, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रिलेशंस, इंटर रिलेशन बिटवीन मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, है ना। आप मुझे बताइएगा हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। सबसे पहले हमने जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक पाथवे देखा था वो कैसे था, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे था, कार्बोहाइड्रेट्स का हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ये ग्लूकोज से बनता है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ऑल दो इसके बीच में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी बनेगा, लेकिन हम सारे स्टेप्स को नहीं लिख रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं इसलिए। तो यहाँ पर मेन मेन जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उनकी बात कर रहे हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद में बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, है ना, ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और फिर ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है ये टूटता है दो सबस्ट्रेट में, कौन कौन से, एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डैप, है ना, और एक ये 3PGAL में कन्वर्ट होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ये इस तरह से, ये दोनों ही इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे कैसे जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर हम जानते हैं 3 फॉस्फो जो फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड है, इससे किसका फॉर्मेशन होता है,
फॉस्फो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल से 1 3 बिस फॉस्फो 3 फॉस्फो 2 फॉस्फो, वो पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस की कहानी है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट इसका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, पायरुविक एसिड, ऐसे है ना। ये पायरुवेट जो है जनरली यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है, इससे फिर क्या बनेगा आपको पता है, एसिटाइल को एंजाइम ए, जो कि लिंक रिएक्शन के अंदर जाके बनेगा। और फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, दिस एंटर इन क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या होता है, ये तो कहानी हो गई ग्लूकोज की इस तरह से। अब हम साइड में लेकर के आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जो नेक्स्ट है दैट इज फैट। फैट का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, फैट आपको पता है ना, फैट मींस मतलब क्या होता है, दीज आर व्हाट, ट्राइग्लिसराइड्स, है ना। फैट्स का मतलब क्या होता है, दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स, इनके कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स किस किस से मिलकर के बने होते हैं फैट, जनरली फैटी एसिड्स के और ग्लिसरॉल के। तो जब इस फैट का ब्रेकडाउन होगा तो ये दो सबस्ट्रेट में टूटेगा, एक तो फैटी एसिड्स, मैं यहाँ पे एफ ए लिख रही हूँ, इट स्टैंड्स फॉर फैटी एसिड्स, और एक ये ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल्स, ठीक है, या ग्लिसरॉल ऐसे कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जनरली जो ग्लिसरॉल होते हैं वो देखिएगा, हम यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं इंटर रिलेशन, तो जो ग्लिसरॉल होते हैं ना वो भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन होगा। और जो यहाँ पर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो फिर से इसी सेम कहानी में आएगा। और इसके बाद में जो सेम कॉमन पॉइंट आपको याद होगा, जब हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए लिखा था तो हमने बोला था कि एक कॉमन प्रोडक्ट होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का भी और फैट्स का भी। तो जब इस फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा, है ना, तो ये किस में टूटेगा, ये इसमें जाकर के कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, किसके थ्रू, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। ये कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है, हाँ या ना तो बोलिए यहां तक सबको। हम एक कॉमन पाथवे पढ़ रहे हैं, कोई भी हो, देखिए कॉमन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट्स का भी प्रोडक्ट है, और ये ग्लिसरॉल भी इसी में कन्वर्ट होगा। अब हम दूसरी जो स्टोरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन्स की, है ना। प्रोटीन्स में क्या होगा, प्रोटीन्स हमें पता है क्या होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स की मोनोमेरिक यूनिट्स का जब आपस में ज्वाइनिंग होता है तो जाकर के क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो जब प्रोटीन्स का डीएमिनेशन होगा, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स, की प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से होता है, ठीक है। प्रोटीन्स किस में टूटेंगे, हमें पता है जब प्रोटीन्स का डीएमिनेशन होगा तो ये अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, अमीनो एसिड से ही तो मिलकर के प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे यहाँ पर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर के फैट्स बनते हैं। फैट्स मींस ट्राइग्लिसराइड्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट का इस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली किस में हो रहे हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इन अमीनो एसिड्स का भी फिर से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होगा, डीएमिनेशन, ठीक है। अब जब इनका डीएमिनेशन होगा तो वो डीएमिनेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, देखिएगा वो डीएमिनेशन या तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकती है, या तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्टली अमीनो एसिड से यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं। समझ में आया है कि नहीं आया है, जल्दी से मुझे यहां तक बताइए। देखिएगा ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा, इसीलिए हमने कार्बोहाइड्रेट को सबसे ज्यादा मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट भी कंसीडर किया था। तो कार्बोहाइड्रेट के कॉमन प्रोडक्ट्स कहाँ है, यहाँ पे ये कॉमन प्रोडक्ट है इसका, ये बिल्कुल पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइमिक क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइमिक क्रेब्स साइकिल इसके भी हो सकते हैं अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन के बाद में। जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लिसरॉल अगर ये डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं तो वो भी यहाँ पर ही एंटर करेगा इस तरह से। अगर फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, इसीलिए हमने लिखा भी था कि जो ये है दिस इज व्हाट कॉमन इंटरमीडिएट है, ये कौन सा वाला आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये हमने जब हमने स्टार्टिंग में लिंक रिएक्शन पढ़ा था तो हमने लिखा भी था दिस इज कॉमन इंटरमीडिएट, क्या है ये, एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, कॉमन इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट फॉर या ऑफ
कार्बोहाइड्रेट एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एंड फैट्स, ऐसे लिख लेते हैं इसको, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये मुझे बताइएगा समझ में यहां तक आया है कि नहीं आया है सबको? ग्लिसरॉल फैटी एसिड सही है, यहां तक बताइएगा मुझे समझ में आया है कि नहीं आया है सबको? यस, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ना वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इसके बिना तो क्रेब साइकिल बनेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं। और जब तक क्रेब साइकिल नहीं चलेगी तब तक, क्योंकि क्रेब साइकिल में ही तो सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, रिड्यूस एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है ना। और तभी तो जाकर के वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। अगर क्रेब साइकिल ही ना चले तो आपको याद है ना 6 NADH2 और 2 FADH2 और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल से तो सब क्रेब साइकिल में बनते हैं। अगर क्रेब साइकिल ही नहीं चलेगी तो सबसे ज्यादा हमें जो 36 और 38 एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं चल पाएगा उनके बिना। तो बाकी इन सब में तो कितने एक एक दो दो NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये है आपका एक तरह से कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब क्या होता है देखिएगा, बॉडी में कभी कभी अगर फैट्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये वापस से बना सकता है किसको, फैटी एसिड को। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये वापस से कन्वर्ट हो सकते हैं ग्लिसरॉल में। जब ये दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये फैट्स में कन्वर्ट हो गया, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि जो पायरुवेट अगर डीएमिनेशन हुआ है तो ये वापस से अमीनो एसिड्स को फॉर्म कर सकते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए भी अमीनो एसिड्स को फॉर्म कर सकते हैं। और क्रेब साइकिल में तो डायरेक्टली कुछ अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं, ये भी हम देखेंगे। और ये अमीनो एसिड्स अगर बन गए तो वापस से प्रोटीन का यहाँ पर क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से टूट फूट भी हुई है और वापस से फॉर्मेशन भी हो रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे है। ट्रेडिशनली पुराने टाइम में तो उसको क्या बोलते थे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली रेस्पिरेशन, दिखाई दे रहा है ये मार्कर आपको, इज कैटाबॉलिज्म। एक तो ये है रीजन, कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे। लेकिन अभी हम इसको क्या बोलते हैं, बट नाउ respiration is considered as एम्फीबॉलिक पाथवे, है ना, एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी चल रही है एंड एनाबॉलिक प्रोसेस भी चल रही है, एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब वो दिखाती हूं मैं आपको कि एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या है। जो ये है ना 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये बहुत सारे अभी बोला मैंने यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक इसी को ही फॉर्म करेगा पायरुवेट, इसके अलावा भी ये फॉर्म करता है। एसिटाइल जिब्रेलिक एसिड को भी फॉर्म करता है, इंडोल एसिटिक एसिड को भी फॉर्म करता है, जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ऐसा नहीं कि कुछ तो इसमें से रहेंगे, साइकिल चलाएंगे, कुछ निकल करके अलग मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं। और हमने शुरुआत में लिख लिया था कि इनके जो बीच बीच के इंटरमीडिएट्स होते हैं ये कुछ और भी सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसमें एनाबॉलिक भी चलती है, कैटाबॉलिक भी चलती है। इसीलिए रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। ऐसे एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये साइटोक्रोम्स का, फाइटो हार्मोन्स का, ठीक है, फॉर्मेशन करता है। इसमें यहाँ पे और भी बहुत सारे हम देखेंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बनता है क्रेब साइकिल में, ठीक है। तो वो भी है, एक आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है, एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बनते हैं। ये सब बहुत अदर अदर सबस्ट्रेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। यहां तक प्लीज आप इसे नोट करिएगा। इसके आगे के जो 2-3 स्टेप्स हैं उनको मैं आपको बताती हूँ फिर। कैमरा थोड़ा नीचे लो, लीजिए जी, कैमरा थोड़ा नीचे ले लेते हैं। आ गया नीचे, इस बोर्ड पे अच्छा नहीं लगता पढ़ाना। हो गया, चलिए जल्दी से नोट करिएगा इसे।
डन डन। चलिएगा, अब हम देखेंगे इसमें जैसे ये सारे सबस्ट्रेट जो हैं ये इस प्रोसेस के अलावा और क्या क्या फॉर्म करते हैं। कैटाबॉलिक तो हो ही रहा है, एनाबॉलिज्म कैसे करते हैं ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहां पर एनाबॉलिज्म ऑफ दी सबस्ट्रेट्स, ठीक है। और ये जो एनाबॉलिज्म मैं जो आपको लिखाऊंगी इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के बीच में ज्यादातर तो ग्लाइकोलाइसिस ही बना है ना, पायरुवेट, बाकी के तो फिर कॉमन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें क्या क्या इसके अलावा, रेस्पिरेशन के अलावा वो और कहाँ कहाँ किस किस को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। देखो आपको याद है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। दोनों में रिवर्सिबल स्टेप दिखाया था हमने, दोनों कुछ भी बना सकते हैं। अगर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगर वो बनाएगा तो उससे ग्लिसरॉल बनेगा, नेचुरल सी बात है। तो वो ग्लिसरॉल तो बनाएगा ही बनाएगा, ग्लिसरॉल के साथ साथ में वो जो ग्लिसरॉल है तो वो फैट बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा वो कुछ अमीनो एसिड भी बनाते हैं, जैसे सैरिन है, ग्लाइसिन है, ठीक है, सिस्टीन है। इन अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, एक तरफ मैं लिखूंगी उन प्रोडक्ट्स के नेम और वो क्या क्या सिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PGAL। ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स, क्या क्या बनाता है? अभी मैंने आपको बोला ये ग्लिसरॉल बनाएगा, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगर बनेगा तो ग्लिसरॉल बनेगा। एंड जब ग्लिसरॉल बनेगा तो बेटा इससे फैट्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल ऐसे कर दीजिए, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल फॉर्म्स फैट, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है ये फॉर्म करेंगे किसको? फैट्स को, फॉर्म फैट्स। नाउ इसके अलावा ये और भी क्या क्या बनाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं हम इसको अलग से, forms fats, and the second one is it forms some amino acids too. Glycine, it also forms glycine, serine, ये सब अमीनो एसिड्स हैं, एंड सिस्टीन, इनको बनाएगा, ठीक है। ग्लाइसिन, सेरिन एंड सिस्टीन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो सेकंड यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट था, लिंक रिएक्शन का है एक्चुअल में। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। आप बताइए एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या क्या बना रहा था? अभी हमने देखा था एसिटाइल कोएंजाइम ए से वापस से फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, हाँ या ना? ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इट फॉर्म्स फैटी एसिड्स एंड जिब्रेलिक एसिड, जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है ना, थर्ड वन। ठीक है, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये क्या क्या बनाता है? इट फॉर्म्स क्लोरोफिल, ठीक है, साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स। इसके अलावा और भी ये बनाता है बेसिकली फाइटोक्रोम्स एंड फाइटोक्रोम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किस पर? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पे और अल्फा कीटोग्लूटारेट पर। फोर्थ इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स।
और एक लास्ट में अगर सिर्फ अकेले ऑक्जेलो एसिटिक की बात करी जाती है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एल्कलॉइड्स की भी सिंथेसिस करते हैं सिर्फ, अगर ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसकी भी सिंथेसिस करते हैं, एल्कलॉइड्स की। फॉर्म्स या सिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड्स, यहां तक नोट करिएगा जल्दी से। नोट इट डाउन जी। ये फुल फॉर्म, अच्छा इसकी फुल फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी। चलिए मैं लिख देती हूँ फुल फॉर्म, वैसे मैंने बोल दिया था। जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है, हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। जिब्रेलिक एसिड, इट इज एन प्लांट फाइटो हार्मोन, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये फाइटो हार्मोन है, भी लिख लीजिएगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है वो, ये बेटा एनाबॉलिज्म नहीं है, ये एम्फीबॉलिज्म है, ठीक है। सॉरी, हाँ एम्फीबॉलिज्म है ये, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसे। एनाबॉलिज्म तो कर ही कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये एम्फीबॉलिज्म इसलिए है क्योंकि ये कैटाबॉलिज्म तो हो ही हो रहा है, लेकिन साथ साथ में ये अदर सबस्ट्रेट्स का भी सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे रेस्पिरेशन में चलेंगे, लेकिन कुछ और जो बने होंगे वो अलग से इन सबस्ट्रेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने यहां तक पढ़ा, कल की इसकी लास्ट क्लास रहेगी, उसमें हम पढ़ेंगे पीपीपी, जो कि एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है, ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है हमें हमारे लेवल पे। जितना क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चंस आते हैं इससे जनरली, तो वो क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। जिस तरह से वो क्वेश्चंस आते हैं बस हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, और एट लास्ट हम देखेंगे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग जो रेस्पिरेशन को कुछ जो है, जैसे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब क्या करेंगे, क्या इसको फैक्ट मतलब फैक्ट करते हैं नहीं करते, इन सब का कुछ इफेक्ट होता है रेस्पिरेशन पे या नहीं होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, कल की हमारी डेफिनेटली लास्ट क्लास होगी, ठीक है। बेटा किसी को डाउट है यहाँ तक बताइएगा मुझे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट द क्लास। नहीं, ओके ठीक है, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर बेटा।